जिन हस्ती को आज आपके सामने लेकर आया हूं, उन महानुभाव को यहाँ पर बुलाने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। बट फाइनली आज वो हमें यहाँ पर मिले हैं और मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा दैट ही इज अ ग्रेट लॉयर, अ ग्रेट टीचर एंड एट द सेम टाइम अ ग्रेट मेंटर। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो अगर जुडिशरी को आप एक ऑर्गन मानते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज लाइक गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग इन कमिंग फ्यूचर, या फिर अभी ही ये बहुत ज्यादा बूम में है? वकील का जो एक पेशा है वो दूसरों को एडवाइस करने का भी है, काउंसिल करने का भी है, और वकील हमेशा फैशन में रहेंगे। 8 फरवरी 2023 ये वो दिनांक है जिस दिन से मैं जिन हस्ती को आज आपके सामने लेकर आया हूं, उन महानुभाव को यहां पर बुलाने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। बट फाइनली आज वो हमें यहां पर मिले हैं और मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा दैट ही इज अ ग्रेट लॉयर, अ ग्रेट टीचर एंड एट द सेम टाइम अ ग्रेट मेंटोर। जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके पास है डुअल एलएलएम डिग्री एंड दैट टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ साथ इनकी खुद की एक लॉ फर्म है जो ये बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं बहुत समय से। एंड साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इनको लीडरशिप अवार्ड दिया गया था रिसेंटली बाय विमेन इकोनॉमिक फोरम। जी हां, जिनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं उनको आप सभी ने जरूर कभी ना कभी देखा होगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये लिंक्डइन पर आपको बहुत ज्यादा फेमस दिखेंगे। एंड एट द सेम टाइम एक बुक है जिसका नाम है लिंक्डइन फॉर लॉयर्स, उनमें भी इनका फीचर जो है वो किया गया था। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा यहां पर मिस्टर जयंत भट्ट का। हेलो सर, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में, जहां पर आज हम आपसे करेंगे थोड़ी सी वार्तालाप और जानना चाहेंगे लॉ फील्ड के बारे में। तो सर शुरुआत करते हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। एक तो आपने जो आमंत्रण दिया, थोड़ा सा विलम्ब रहा उसमें, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि संजोग बन जाता है चीज़ों को मिलने का। ऐसे ही संजोग रहता है जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं और अपना जो एक प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी जो मूलभूत से प्रैक्टिस है कचहरी की वकालत है, जहाँ पे मैं निचली अदालतों में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट है वहाँ जाता हूँ, हाई कोर्ट जाता हूँ, और कभी कभार जब सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलता है तो उसके भी हम दरवाजे खटखटाते हैं अलग अलग याचिकाओं के द्वारा। मेरा जो दायरा है अपनी वकालत का, उसमें हम फौजदारी भी करते हैं जिसको हम क्रिमिनल कहते हैं, दीवानी करते हैं जिसको हम सिविल की लिटिगेशन कहते हैं, और कमर्शियल लिटिगेशन में आर्बिट्रेशन वगैरह, मीडिएशन वगैरह, इन सब के भी केसेस हमारा दफ्तर देखता है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, हमारी एक छोटी सी टीम है जो कि बड़ी फर्मा बरदार है और बहुत मेहनत से और लगन से डेली हमारी मदद करती है, हमारे साथ हमारे मुवक्किलों की मदद करती है, ताकि हम कोर्ट जाके सभी की सहायता कर सकें। खुद कुछ सीखें, जज साहब से कुछ सीखें, कुछ दूसरे वकील साहब से सीखें, और साथ ही अगर हमसे ये हो सके चेष्टा रहती है दूसरों को भी कुछ सिखाएं अपने अध्ययन के द्वारा। यही हमारा लंबा चौड़ा है। जिस प्रकार से देख सकते हैं सर की मॉडेस्टी, सर आज भी आपको ये बताना चाहते हैं कि सीखने की इच्छा हम सब में होनी चाहिए। इवन आज इतने बड़े पद पर होने के बाद भी सर हर दिन आपको ये बता रहे हैं कि आसपास जितने लोग हैं, चाहे उनके साथ जो इंटर्न्स हैं उनकी टीम में, या फिर उनके जो जजेस उनके अराउंड रहते हैं, या एडवोकेट्स, उन सभी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को जरूर मिलता है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इतनी विटी बात करी। सर विट से मुझे कुछ याद आ रहा है। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ योर लिंक्डइन पोस्ट, और मैं आप सभी के लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा दैट एन अटॉर्नी while speaking to his client accused of murder says that I have some good news as well as I have some bad news। तो फिर पूछा गया what is the bad news? तो यहां पर बोला गया the bad news is your blood is all over the crime scene and the DNA tests prove that you did it। तो पूछा गया sir what is the good news? बोले good news is that your cholesterol level is under control। तो सर ये विट कहां से आता है? मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन में भी आप इतनी हंसी मजाक के साथ चीजें लिख देते हैं। कि कई बार तो ऐसा होता है कि और आप देखेंगे जब भी हम अदालत जाते हैं तो जितने बड़े बुजुर्ग वकील हैं या जो हमारे जज साहब हैं वो बैठते हैं, तो वो भी हमेशा एटमॉस्फेयर को लाइट रखने की बहुत कोशिश रखते हैं। बिकॉज क्लाइंट्स के जो केसेस होते हैं, जाहिर सी बात है उसमें सीरियसनेस बहुत होती है, स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लेवर ऑफ लाइफ में ज़रूरी है कि हास्यास्पद चीज़ों को लाया जाए, टेंशन को डिफ्यूज़ किया जाए। तो एक कोशिश ये रहती है। इनफैक्ट ये जो मेरी पोस्ट डली, इसका क्रेडिट मैं अपने फादर साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप में मुझको इसको फॉरवर्ड किया। अच्छा। और इसको फिर मैंने लिंक्डइन पर डाल के इसको तब्दील किया। नॉर्मली मैं खुद ही अपनी पोस्ट लिखता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे फादर साहब द्वारा फॉरवर्ड की गई तो राइट क्रेडिट उनको जाना चाहिए। ओरिजिनल ऑथर मुझे भी नहीं पता कौन है, क्योंकि इट वॉज अ सिंपल फॉरवर्ड फ्रॉम माई फादर टू मी। वो जानते हैं कि मैं कचहरी का वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो उनको जो चीज़ फ़नी लगती है कभी कभी वो मुझको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एक छोटी सी एक कम्युनिटी बन गई है लिंक्डइन पे और बाकी सोशल मीडिया पे, उनके साथ अगर कोई चीज़ सही तौर पे और सही समय पे जाहिर की जाए तो उससे सभी का दिन अच्छा जाता है। हम लोग सब इतनी भारी भरकम ज़िंदगी जीते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं,
8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की सबकी शिफ्ट्स रहती हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनल सिचुएशंस होती हैं। मैं नहीं समझता कि कोर्ट की दुनिया और जो हमारी वाकई दुनिया उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि बतौर वकील हम सब लोगों को जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे प्रो बोनो केस में हो, चाहे हाई स्टेक मैटर्स में हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, कमर्शियल मैटर हो। तो वही मुझे लगता है कि जब आप कोई पोस्ट लिखें तो उसमें अगर आप कुछ विट डाल सकें, आप कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ह्यूमरस आप डाल सकें, तो सडनली द टेंशन इज डिफ्यूज्ड, एंड वंस द टेंशन इज डिफ्यूज्ड आई थिंक it brings out the best in lot many people, be the judge, be it the prosecutor, be it you, be it your team. So the idea is to keep everybody in good humor, but also to take your work seriously at the same time. Exactly. So always keeping the work seriously. This is something जो आपको हमेशा याद रखना है. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ विट और क्लेवरनेस के चक्कर में ही रह जाएं. काम के प्रति आपको बहुत सीरियस होना है. And that is what I always suggest. सर अभी मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो यू आर वेरी मच इनटू लिटिगेशन, एंड आपने एक चीज़ और लिख रखी है कि यू आर इनटू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो सर व्हाट इज योर ओपिनियन? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज लाइक गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग इन कमिंग फ्यूचर, या फिर अभी ही ये बहुत ज़्यादा बूम में है? देखिए, सबसे पहले तो इसका सरल जवाब ये है कि जो वकालत का पेशा है दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है. तो जब से सिविलाइजेशन रही है तब से लोगों में डिस्प्यूट्स रही हैं, नोक झोंक चलती हैं. अगर पहले राजा महाराजा रहे तो उनको गद्दी लेने के चीज़ों पे उन पे लड़ाई होती थी, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे. हमने बचपन में अकबर बीरबल की बड़ी कहानियाँ सुनी हैं. तो अगर देखा जाए तो बीरबल बिसाइड्स बीइंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज आल्सो लॉयर. तो बीरबल मतलब बुद्धि का जिसका बल उसको बीरबल कहते हैं. तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो एक आईना है वकालत का भी, कि वकील का जो एक पेशा है वो दूसरों को एडवाइस करने का भी है, काउंसिल करने का भी है, कई बार ये भी बताने का कि देखिए सारी चीज़ें कोर्ट जाके नहीं सुलझती, कोर्ट से पहले भी सुलझ जाती हैं. तो जो वर्ड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाए. तो आज की तारीख में हमारे 2-3 देश में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे प्री लिटिगेशन मीडिएशन में भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की आप छवि को देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आपका कंसिलेशन आ गया, नेगोशिएशन आ गया, मीडिएशन आ गया. तो ये एक स्टेप पहले होता है. यहाँ पे पहल की जाती है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल शादीशुदा व्यक्ति की लाइफ में अगर कोई परेशानी आ जाए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात हो जाए, तो यहाँ पे ये चुनौतीपूर्ण जो स्थिति होती है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हमारा ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हमारे देश में आया हुआ है वो बहुत अच्छी बात है. एक जो चीज़ आई है वो है लोक अदालत, जहाँ पे पेटी ऑफेंसेस लाइक बिजली चोरी है, चालान के केसेस हैं, चेक बाउंसेस के केसेस हैं. इसको बड़ा यूनिक तरीके से हमारे देश ने अपनाया और लागू किया आ गया. तो जो आपका सवाल है कि क्या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग और अ गेम चेंजर, माय आंसर इज इट वाज ऑलवेज देयर. पहले हम लिटिगेशन कहते थे, अब हमने थोड़ा सा और इसको फैंसी टर्म करके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कह दिया. ये प्रचलन क्यों आता है? क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑलवेज वेरी फैंसीफुल ऑफ यूजिंग वर्ड्स, है ना. हमें अलग अलग शब्दावली को प्रयोग करने में बड़ा मज़ा आता है. तो अगर मैं आज कोर्ट से मान लीजिए आपके दफ्तर में आ रहा हूँ और मैं आपको कह दूँ आई हैव जस्ट कम फ्रॉम वन ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस मैटर, यू नो, फ्रॉम अ कोर्ट, इट विल साउंड फैंसी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टिल मी केटरिंग द सर्विस टू अ क्लाइंट विच इज़ अ डिस्प्यूट और अ लिटिगेशन ओरिएंटेड सर्विस. तो ये तो सदा से ही था दुनिया में, चाहे वो हमारा देश हो चाहे कोई और देश हो, कि जब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन पनपी है लड़ाइयाँ हुई हैं, और लड़ाई का रिजॉल्व या तो अगर आप पंचायत के पार्ट हैं तो सरपंच या पंचायत करती है गाँव घरों में, आप बड़े शहरों में जाएंगे तो तालुका होते हैं, तालुका कोर्ट होते हैं, तहसील कोर्ट होते हैं, ज़िला न्यायालय होते हैं. डिस्प्यूट अपील में जाती है, बड़ी होती है तो हाई कोर्ट होती है, और बहुत बड़ी अगर कोई जनहित में आज का डल नहीं हो तो उसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है. तो डिस्प्यूट आई थिंक इज़ ऑलवेज इन फैशन. लोग कभी लड़ना छोड़ेंगे नहीं, और वकील हमेशा फैशन में रहेंगे, क्योंकि जब जब लोग लड़ेंगे उनको वकील की ज़रूरत पड़ेगी. एग्जैक्टली. सर मुझे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से एक और चीज़ याद आती है कि हमारे इंडिया में देखा जाता है कि डिलेज इन जस्टिस बहुत है, एंड खासकर हम डिलेज की बात करें तो ये लोअर कोर्ट्स में ज़्यादा देखा गया है. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या है वो कारण? देखिए, इस चीज़ को मैं 2 भाग में उत्तर देना चाहता हूँ. पहला तो मैं आपको प्री और पोस्ट पैंडमिक जो मैंने अभी देखा है, और ड्यूरिंग पैंडमिक जब कोरोना आया, बड़ी चुनौतीपूर्ण 2 साल स्थिति रही देश में, दुनिया में. उसमें ये देखने को मिला कि किसी तरीके से हमने सूचना प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया, आत्मसात किया, और ये कोशिश की कि भाई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. जैसे आप लोगों की कंपनी है, आप देश के कोने कोने में पहुंचते हैं तो आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहुंचते हैं, आप पढ़ा सकते हैं लोगों को. इसी तरीके से जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, खासकर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर मैं बात करूं, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया. प्रॉब्लम ये नहीं कि जजेस या स्टाफ में कमी है काम करने की. मुझे लगता है कि परेशानी ये होती है क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक वापस से चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आई वुड से हैव गॉन बैक टू नॉर्मल. अगर आज मुझे गुड़गांव कोर्ट में मामला करने आया तो मुझे 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ा. पहले सिटिंग एट द कन्वीनियंस ऑफ माई होम, अगर लिंक्स है मेरे पास, वेबएक्स का लिंक है या जूम का लिंक है, कोर्ट का अपना एक इंटरनल कोई लिंक है, उसको मैंने क्लिक किया फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ आइदर माई हाउस और फ्रॉम माई ऑफिस. आई कुड क्लिक अ बटन और मैं आराम से मल्टीपल कोर्ट्स में अपनी अपीयरेंस दे पा रहा था, वो चाहे दिल्ली का कोर्ट हो या किसी और स्टेट का कोर्ट हो. तो वो एक टेक्नोलॉजी का बहुत मुझे लगता है प्रयोग हमें फिर से करना चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं.
अब डिले क्यों हो रही है? मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आज मैं कोर्ट गया, क्रिमिनल केस था, पुलिस की रिपोर्ट आनी थी, नहीं आई। अब अगर पुलिस की रिपोर्ट ईमेल कर दी जाए तो सरलता से PDF फाइल के जरिए या वर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए अटैचमेंट जा सकती है। पर यहाँ पे अब ये हो गया कि पुराने हम ढर्रे पे वापस आ गए। तो जब तक पुलिस वाला आएगा, कोर्ट में सलामी देगा, बोलेगा जी रिपोर्ट आई नहीं आई, उसके एक्सक्यूजेज आएंगे, ये एक डिले का कारण है। मतलब आज मेरा मैटर बिना बात के अर्जन हो जाता है। ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे लिए, मेरे मुवक्किल के लिए और जज साहब के लिए, और उस प्रशासन के लिए भी जो कि लेजिटिमेट तौर पे बिजी है। क्योंकि देखिए एक पुलिस वाले के कंधे पे भी दारोमदार है, उसको जनता की भी सेवा करनी है, उसको VIP सिक्योरिटी भी देखनी है, उसको कोर्ट का भी काम करना है ना। तो उनके ऊपर भी कार्यभार है। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम की बात समझने के लिए चाहिए कि सिस्टम हर चीज़ से जुड़ा हुआ है ना। मतलब इंटरडिपेंडेंसी है हर एक प्राणी की दूसरे प्राणी पे। तो अगर जुडिशरी को आप एक ऑर्गन मांगते हैं तो जुडिशरी के साथ आपकी पुलिस भी जुड़ी है, जुडिशरी के साथ लिटिगेंट्स भी जुड़े हैं, जुडिशरी के साथ कोर्ट स्टाफ भी जुड़ा है, जज भी जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। तो एक ये बहुत बड़ी जो समस्या का समाधान है वो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके हो सकता है। अभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बात कही, क्योंकि वो कमेटी हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो हाल ही में 2 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। तो देश के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप उसको देख सकते हैं। कोरोना के टाइम पे मेरे ख्याल से गुजरात हाई कोर्ट, आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की यूट्यूब पे, जो अभी भी चालू है। तो जो बच्चा कॉलेज में पढ़ता है या जो बच्चा लॉ करना चाहता है, जो स्कूल में पढ़ता है, वो यूट्यूब में सिंपली सेटर जाके देख सकता है वो रिकॉर्डिंग लाइव, या अगर वो रिकॉर्डिंग आर्काइव की गई है तो उसके बाद देख सकता है कि भाई वकील बहस कैसे कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जजेस की कमी है ये हमको पता है। हो सकता है अभी फ्यूचर में ओपनिंग हो, कैंडिडेसी हो, दैट इज़ अ मैटर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी कि आप उस वैकेंसी को फिल कैसे करते हैं। मैं समझता हूँ उससे बड़ी सिचुएशन ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आप दुरुपयोग उसका ना हो और उसको प्रयोग में लाया जाए, उसको आप टेक्नोलॉजी से कैसे लिंक करें। देखिए हर कोर्ट स्टाफ के पास और हर जज के पास और हर क्लाइंट के पास आज की डेट में एक स्मार्टफोन है ना। आप कुछ भी काम करते हैं, आपको अगर खाना भी खाना है, पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करना है, आप जोमेटो स्विगी को ऑर्डर करते हैं। आपको एजुकेशन चाहिए, आप यूट्यूब में लॉग इन कर जाते हैं। आपको बैंकिंग करनी है, उसके लिए ऐप्स अवेलेबल हैं। इवन आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल जहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि कुछ चीफ जस्टिस जो हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, वो खुद रिफ्रेन कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं उनके यहाँ आनी चाहिए, एंड दे आर गोइंग बैक टू द सेम ओल्ड पैटर्न। रेजिस्टेंस बहुत है। तो ये मेरे को लगता है, देखिए आप जब किसी भी कुर्सी को संभालते हैं, खासकर अगर उस कुर्सी का औचित्य है जनता की सेवा करना, तो कहीं ना कहीं फिर आप जनता को धोखा देते हैं उस सर्विस को यूटिलाइज ना करके। मैं ये नहीं कह रहा जुडिशल सिस्टम खराब है, मैं भी उसका पार्ट हूँ, आप भी उसका पार्ट है। हम देखते हैं कि कितनी मेहनत से जजेस अपना आते हैं, 6 से 8 घंटा उनकी ड्यूटी कोर्ट में देते हैं, जजमेंट्स लिखने होते हैं, बहुत उनके ऊपर बर्डन है। पर क्या टेक्नोलॉजी से वो बर्डन कम हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल वही जैसे मैंने आपको बोला कि आज एक स्टेटस रिपोर्ट का मामला है, कल मुझे रिटर्न सबमिशन देने हैं, कम से कम 10 से 15 पेज हो सकता है मिसलेनियस, तो इसमें सिर्फ तारीख लगनी है कि किसी ने जवाब नहीं दाखिल किया या सिर्फ नोटिस इशू होना है। उसको आप टेक्नोलॉजी के जरिए एक वकील को लिंक दे दीजिए, उसका क्लाइंट भी पेश हो जाएगा। कोरोना में जब हमने करके देखा तो हमने देखा ठीक है टीथिंग प्रॉब्लम थी, इट वॉज अ न्यू रेजीम फॉर द नेशन कि भाई पता नहीं VC कैसे करनी है, पर अब हमको पता है VC कैसे होती है। तो उसको हमने क्यों साइडलाइन कर दिया? इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की कुछ कोशिशें काबिल तारीफ हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में देयर आर सर्टेन जजेस हु आर यूजिंग VC। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फिजिकली जाएं या आप वर्चुअल करें। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ही फैसिलिटी मुहैया की गई हैं। पर हमें सोचने की बात है आदित्य जी कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। हमारे हाई कोर्ट एक स्टेट का इकलौता मापदंड बन जाते हैं, पर जो जान फूंकता है किसी भी केस में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, क्योंकि अधिकतर केसेस वहीं पे उपजते हैं, वहीं पे पनपते हैं और वहीं पे उनका निष्कर्ष आता है निकल के। तो जब तक हम कहते हैं ना, अगर आपको अच्छी फसल बोनी है, उस फसल बोने के लिए खाद पानी जो उसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है वो नीचे के कोर्ट से आएगी। अगर आपकी जड़ी खराब होगी तो पेड़ कभी फलीभूत नहीं हो सकता। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी की सिंचाई मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। बहुत सही सर। आपने अभी बात करी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है जजेस की। सर चूंकि अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, मैंने अभी देखा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रही है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी अबाउट एनजैक। तो आपका क्या ओपिनियन है सर, एनजैक होना चाहिए या जैसा कोलिजियम सिस्टम चल रहा है वही होना चाहिए? चीज़ें जब NJC आया तो उसको तो निष्कासित कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उसमें मेरे ख्याल से एक माइनॉरिटी जजमेंट भी रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा अपना ये मानना है कि हर चीज़ में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। NJC के साथ मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से 10 दिन पहले ये GNCTD का एक केस था जो इलेक्शन कमीशन पे आया, जहाँ कहा कि सिर्फ PMO के पास पावर नहीं हो सकती, उसमें हाँ देयर हैज़ टू बी अ कमेटी और कमेटी के पार्ट होंगे PMO, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो जब आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी में पारदर्शिता हो, तो क्या जुडिशरी उस डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है? जहाँ तक लड़ने की बात है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की, वो आज की बात नहीं है। जब जब सरकार होगी, इट्स अ पावर टेसल, है ना। हर इंसान जो पावर में होता है, चाहे वो जज हो चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो दिखाता है जनता को कि ज़्यादा ताकत किसके पास है। तो वो रशाकशी में चलती रहेगी। आई थिंक थोड़ा सा पब्लिक गिमिक्री भी हो जाती है कई बार कि पब्लिक को दिखाने की हु इज़ मोर पावरफुल। तो दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। पर जहाँ तक ये बात है कि एनजीएसी को खारिज किया गया, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को खारिज करने से पहले उसका एक टेस्ट रन हो जाना चाहिए था। वो एक्ट कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। क्या आपने उसको टेस्ट करके देखा? आपने उसको एक एकेडमिक एक्सरसाइज बना दी कि ये जो हमारा जो एनजेएसी है ये ठीक नहीं है। आप उसको पायलट रन होने देते, उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, वो होने देते, वो भी नहीं हुआ। और आपने एज इट इज, सी अगेन, आई एम नॉट चैलेंजिंग द विजडम ऑफ द कोर्ट, बट एज समबडी हु हैज अ स्टेक इन द द जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री एंड सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इट टुमारो, आई थिंक एक वैलिड क्वेश्चन उठ जाता है कि देन व्हाई जुडिशरी इज सेइंग एंड एवरी जज इज सेइंग कि जो सिस्टम है वो सही है ना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है ढांचा, है ना। हम कहते हैं हमारे बॉडी, तो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे हमारा संविधान है, संविधान का अंग्रेजी मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। जितने हमारे केशवानंदा भारतीय बड़े बड़े केस है जो एनजेएसी में भी बाद में जिनमें जिक्र हुआ, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं बदलेंगे, मतलब शरीर का बेसिक ढांचा आप नहीं बदल सकते, किसी भी शरीर का। कि अगर मैं किसी का आंख नाक कान काट दूं तो शरीर का जो मापदंड है काम करने का फर्क हो जाएगा। तो ये कोर्ट अपनी विद्वता में कहता है कि आप कोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एनजेएसी में भी कमेटी की बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि छेड़छाड़ हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता अगर पारदर्शिता चाहती है, अगर देश की जनता के पास एक मौलिक हक है अपने नेता को चुनने का, तो क्या उनके पास हक नहीं होना चाहिए ये भी चुनने का कि जज कौन बने? है ना। एनजेएसी मेरे हिसाब से ये नहीं कहता था कि पढ़ाई कैसे होगी, 3 साल की होगी या 5 साल की होगी या करिकुलम क्या जाएगा। वो ये कहता है कि जो इंसान पढ़ाई कर चुका है और जो जज बनने का हकदार है, कम से कम उसको आप चांस तो दीजिए। तो ये जो एक तरह की दो तरफा बात हो जाती है ना कि इलेक्शन कमीशन के तो हाँ जी कोर्ट ये है करेगा, और अपने लिए तो हम नहीं, हम आपको अपने दरवाजे में नहीं घुसने देंगे। तो आई डोंट थिंक यू कैन हैव टू वेज। जैसे कि मैंने अभी आपसे इस मीटिंग से पहले भी चर्चा की कि आज जैसे खबर आई कि भाई फॉरेन फर्म्स की एंट्री हो गई, बहुत टाइम तक इस पर रेजिस्टेंस थी, तो आज जब एंट्री हो गई, परहैप्स देयर इज अ केस, जैसे हम बात करते हैं कि इट माइट गेट चैलेंज, दैट इज सेकेंडरी थिंग। तो जब आप फॉरेन फर्म्स को एंट्री देते हैं तो आप देश को एक सिग्नल देने की पारदर्शिता है, वकीलों के लिए, वकालत में, सबके लिए पारदर्शिता है, हम सबका स्वागत करते हैं। तो यही चीज़ जजेस पर भी क्यों लागू होनी चाहिए? तो सवाल आता है क्यों ना लागू हो। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिबेट है। मेरे अपने निजी मान्यता के अनुसार से आई डोंट थिंक इट वाज द राइट मूव टू हैव स्क्रैप्ड द लॉ। आई थिंक द लॉ शुड हैव एटलीस्ट टेकन इट्स विंग्स। आप देखते करते, क्योंकि इसका पैरेलल एग्जांपल हुआ जो फार्म एजिटेशन हुई। फार्मर एजिटेशन में आपने 3 कानून निकाले, उस पर 1 साल तक फार्मर्स ने धरना दिया। आपको लगा धरना बढ़ रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा है हम पे बैकफायर कर रहा है ना। तो मेरा ये मानना है, और मैंने उस कानून को भी पढ़ा, मुझे लगा फार्मर कानून में कोई बुरी बात नहीं है, पर अगेन द फार्मर एजुटेशन ग्रू सो बिग, तो सरकार ने जो भी उसकी नीति रही होगी उसने बोला जी हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो वही मुझे लगता है कि सरकार हो या जज साहब हो, कोई भी हो, किसी भी एक्ट को पनपने देना चाहिए, और उसमें अगर गलती लगती है, उसका आपको लगता है अब्यूज़ हो रहा है, तो उसको आप स्क्रैप कीजिए ना। आप पहले ही कह दें वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इट्स लाइक टेलिंग अ मदर टू टर्मिनेट इट्स बेबी विदाउट द बेबी बीइंग बॉर्न, है ना। तो वो तो आजकल खुद ही हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कि भाई इतने आप एक मेडिकल बोर्ड अपॉइंट करेंगे, आप देखेंगे कि एक महिला प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है कि नहीं। तो आजकल तो बहुत इसमें इवॉल्व हो गया जूरिस्प्रूडेंस। तो जब एनजेएसी कानून भी इज टू बी आई एम सेइंग कानून एज अ फॉर्म ऑफ बेबी, एंड द मदर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट द बेबी बी बॉर्न, लेट इट ब्रीथ लाइफ, है ना। तो क्या इतना खतरनाक वो बच्चा हमारे लिए हो रहा है? बच्चा वेपन लेके तो पैदा नहीं हो रहा ना। Let the law take its place. That is in my humble opinion. I think it was too premature for the Honorable Supreme Court to have scrapped that law. I know there was a constitutional bench, there was a lot of debate, big lawyers appeared, but in the interest of the country, and we are not only talking of Supreme Court of India, we are talking of every court in the country. So let there be transparency. What is the fear? सर, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, सर लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है। सर आपका चूंकि ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान से हमेशा उसका जो स्टेप है वो करवाया जाता है, तो आप चूंकि लिंक्डइन पे बहुत फेमस है तो हम उस चीज के बारे में ज्यादा जिक्र करेंगे। आपने अभी कुछ एक पोस्ट डाला था, दिस वीक अडानी स्टॉक क्रैश हैज मेड ग्लोबल हेडलाइंस। तो मैं अडानी के स्टॉक्स पे नहीं जाऊंगा, बट यू हैव सेड समथिंग वेरी गुड ओवर हियर, और आपने कहा है कि नाउ इट्स द टाइम दैट लॉ फर्म शुड इनवाइट पीपल फ्रॉम सेबी एंड एजुकेट द स्टूडेंट्स अबाउट द रेगुलेशंस एंड फ्रॉड लॉ स्कूल्स। एग्जैक्टली। तो आपका क्या मानना है सर कि क्या आज लॉ स्कूल्स में प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है? देखिए 2 जवाब हैं इसके। हमारे देश में जो सिटीज़ हैं, जैसे महानगर हैं,
छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गाँव हैं, गलियाँ कूचे हैं, हर जगह कानून की पढ़ाई होती है ना। जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे नेशनल लॉ स्कूल इस्टेब्लिश हो गए हैं, जहाँ पे प्राइवेट लॉ स्कूल्स अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं समझता हूँ कुछ हद तक ठीक ठाक पढ़ाई करने को मिल जाती है। पर आई डोंट थिंक दैट्स अ कॉमन नॉर्म, क्योंकि वहाँ पे भी इतने बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, बहुत बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं देश भर से, दुनिया भर से। तो सच बात कहते हैं, खुल के बात कहते हैं कि अगर फैकल्टी में कमी है तो बता देते हैं, और अगर फैकल्टी अच्छी है तो ये भी बताते हैं, इट्स लॉडेबल। प्रॉब्लम ये है कि अब मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ मेरी फॉरेन एजुकेशन से। फॉर एग्जांपल मैंने जब 2 मास्टर्स किए तो मैंने एक चीज़ वहाँ से सीखी कि बड़ा प्रैक्टिकल वहाँ पे तरीका पढ़ाने का। तो जब मैंने पोस्ट लिखी तो मुझे अपने उस टीचर की याद आई जिससे मैं उस टाइम सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेक्ट करता था। तो जब मैंने मास्टर जब अपना NYU से किया तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो अमेरिकन और एशियन बिजनेस और ट्रेड लॉ था। तो एक हमारे प्रोफेसर आए, वो खुद हार्वर्ड के पढ़े हुए थे पर NYU में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी, मैं आपको उसका उदाहरण भी देना चाहता हूँ। उन्होंने एक लिफाफा लिया खाली, और लिफाफे में बोला कि इसके बाद बिडिंग शुरू कर दो, और जो बच्चा इसकी हाईएस्ट बिडिंग करेगा लिफाफा उसका है। तो $1, $2, $3 बिडिंग शुरू हुई। मैंने सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाई $10 की। उन्होंने मुझे लिफाफा दिया, लिफाफा मैंने खोला, उसमें $1 का नोट निकला। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं SEC, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, जो वहाँ की, जैसे हमारा सेबी है, वहाँ की SEC कहलाती है, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जो होती है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला ये सेबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, SEC जैसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन इसलिए होता है कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। मैंने ₹10 में आपसे बोली लगाई, मैंने उसके स्टॉक खरीद लिए, पर मुझे नहीं पता कि स्टॉक मैनिपुलेट हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर कंपनी का स्टॉक $1 का था जो मैंने $10 में खरीदा निवेशक बन के, तो क्या मेरे साथ धोखा हुआ? ये सेबी जैसी संस्था रेगुलेट करती है। अब हमारे देश में ये संस्थाएं सुनिश्चित तौर पर अपना काम कर रही हैं। वी हैव RBI, वी हैव सेबी, वी हैव मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन overseeing the working modalities of different banks, institution, etc. प्रॉब्लम इज, और ये मैं बार बार ही बात कहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोर्स करिकुलम रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जो बच्चा दिल्ली में पढ़े या जो बच्चा धनबाद में पढ़े, फ़र्क ये नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या वो एजुकेशन दी जा रही है जिससे कल जब वो मार्केट में उतरे तो उसका जो वोकेशन है उसके काम आ रहा है कि नहीं। अगर क्योंकि देखिए, आप लोग एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन करते हैं, आपको पता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर मैं लॉ स्कूल के लेवल पे बच्चे को ये ना पढ़ाऊँ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, सेबी रेगुलेट क्यों करती है और किस लिए उसका गठन हुआ, RBI इसकी कोर वैल्यू क्या होती है, तो जब वो बच्चा किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करता है, किसी वकील को ज्वाइन करता है, तो उसको डांट खाने को मिलती है क्योंकि उसको कोई एक्सपोजर था ही नहीं। हमारे देश में जो होता है ना कि 10th में बोर्ड हो गया, फिर 11th 12th में एक लीप जंप होती है, आप साइंस लेते हो तो बच्चे फेल करना शुरू कर जाते हैं क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है करिकुलम। एटलीस्ट मेरे टाइम पे था, आई डोंट नो इफ इट हैज़ चेंज। तो वो बच्चे को डिमोरलाइज भी करता है, उसके कॉन्फिडेंस का हनन भी करता है, तो बच्चे सक पका जाते हैं। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है जो कोर्स को, करिकुलम को बनाते हैं। तो आप एक सर्वे कीजिए, मेरी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विनती है, अगर आपके चैनल के थ्रू मुझे सुनना चाहें, कि आप कोर्स करिकुलम भाई ऑनलाइन गूगल फॉर्म से डेटा लीजिए एकेडमिशियन से और बच्चों से कि क्या क्या कोर्स की आजकल ज़रूरतें हैं। अब आज से 50 साल पहले साइबर लॉ नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी, पर आजकल साइबर लॉ है, साइबर क्राइम हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है, देश भर में प्राइवेसी, डाटा और बिल की बात हो रही है। तो इनके कोर्सेज़ को आप लॉन्च कीजिए, जो प्रैक्टिशनर्स आप उनको इन्वाइट कीजिए। अगर आप जैसा एजुकेटर कोई है, मैं कहता हूँ उन लोगों को यहाँ बुला के आप रिकॉर्ड करके लॉ स्कूल्स में ट्रांसलेट कीजिए। क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, मुद्दा है कि इंटरनेशनल तौर पे लॉ का जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो कॉमन है। फॉर एग्जांपल, आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हो, मैं भी व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, आप फेसबुक यूज़ करते हो सकता है मैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, पर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इजाद मान लीजिए अमेरिका में हुए पर दुनिया भर में इसका डंका बजा हुआ है। तो जो लॉ वहाँ पे चलेगा उससे मिलता जुलता लॉ मेरे साथ भी तो चलेगा। अगर वहाँ मेरी प्राइवेसी वायलेट होती है अमेरिका में, तो क्या एक हिंदुस्तानी की प्राइवेसी कम है, क्या एक श्रीलंकन की प्राइवेसी कम है, क्या एक ऑस्ट्रेलियन की प्राइवेसी ज़्यादा है? तो ये सवाल आ जाते हैं। तो प्राइवेसी तो सबकी बराबर है। हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो जब जैसे मान लीजिए मर्डर है, एक टर्म होता है ना, खून खराबा कर दिया आपने, किसी का गला रेत दिया, तो मर्डर अमेरिका में भी मर्डर कहलाता है, इंडिया में मर्डर कहलाता है, और किसी तीसरे देश में भी, टिम्बकटू में भी मर्डर ही कहलाया जाएगा क्योंकि आपने किसी की ह्यूमन राइट्स वायलेट कर दिया, आपने खून कर दिया किसी का। ऐसे ही जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, इट हैज़ टू इवॉल्व। तो ये जो मैंने पोस्ट डाली थी, इसका मतलब ये था कि अगर अडानी या किसी भी कंपनी का क्रैश हो रहा है, हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट आती है, तो एक स्टडी आप कीजिए, चाहे उसके बाद आप कोर्स मत बनाइए, पर इनवाइट पीपल टू गिव अ डिस्कोर्स टू स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, क्या एज अ स्टूडेंट मैं MBA ही करूं तभी मुझे नॉलेज मिलेगी? एज अ लॉयर मेरी बंदिशें नहीं हो सकती ना। जैसे परिंदे की परवाज़ होती है, खुल के उड़ता परिंदा, उसके लिए बाउंड्रीज नहीं होती। ऐसी मैं समझता हूँ किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए और किसी भी लॉयर के लिए वो बंदिशें नहीं होनी चाहिए। आपको बिजनेस की भी अकल होनी चाहिए, आपको कोर्ट की भी समझ होनी चाहिए, आपके इर्द गिर्द समाज में क्या हो रहा है। जब तक आपको उसकी अकलमंदी नहीं है तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे? तो ये जो बेसिक बुनियादी जो ढांचा है हमारा, वो लॉ स्कूल से, कॉलेज से शुरू होता है।
ये मेरा मतलब था इस पोस्ट से कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जो भी आपकी फैकल्टी जो बिजनेस लॉ पढ़ा रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा रही हो, क्राइम पढ़ा रही हो, फाइनेंस पढ़ा रही हो, कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हो, रट्टू तोता मत बनाइए बच्चों को, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइए ताकि वो बच्चा जब कल वकालत की फील्ड में आए और किसी सीनियर को असिस्ट कर रहा हो, किसी वकील को असिस्ट करता हो, तो उसकी और ढंग से मदद कर सके। ये सभी की मदद होगी। True. जी सर, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, मुझे एक और पोस्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर सर का एक बहुत प्यारा सा विटी दिस थिंग गोज ऑन, जहाँ पे एक इंटर्न कुछ कह रहा है और फिर बाद में लॉयर उसको कुछ बता रहा है। तो इंटर्न ने क्वेश्चन पूछा है दैट व्हाट इज एजुकेशन, तो लॉयर के द्वारा कहा गया है इट्स द सिस्टम दैट ट्रेन्स यू टू मेक मनी फॉर अदर्स। सर इस पे आपका क्या ओपिनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा दिमाग कहीं और ही जा रहा है। तो मतलब आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया का जो आज है, इट इज जस्ट ट्रेनिंग अस टू मेक मनी फॉर अदर्स? क्या हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? शार्क टैंक जैसे जो चीजें आजकल आ रही हैं उसमें तो हमको एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलता है। तो क्या वो सिर्फ टीयर 1 टीयर 2 सिटीज तक ही सीमित है, या फिर हमें बाहर भी ये चीजें करनी चाहिए, दूसरी सिटीज में भी? कि एजुकेशन वर्ल्ड ओवर एक पैटर्न पे चलती है। वन इज परहैप्स टू गिव गुड एजुकेशन टू पीपल, जो उसका बेसिक मुद्दा होता है। पर आप ये देखें, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है, अगर आपके पास ज़रूर बताइएगा, आप इसको खंगोल सकते हैं। जितने भी हमारे देश में लॉ स्कूल या लॉ कॉलेज चल रहे हैं, उनमें से कितने आर एक्चुअली रन बाय रिटायर्ड जजेस और लॉयर्स? दे आर प्राइवेटली फंडेड। जो नेशनल स्कूल हैं उनके पेटर्न आई थिंक मोरलेस चीफ जस्टिस होते हैं किसी हाई कोर्ट के, तो उनके गवर्नमेंट का एक बैकअप है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि एजुकेशन आपको देखनी है, वो मैं समझ सकता हूँ। पर प्राइवेट फंडेड जो बंदा कॉलेज खोलता है, जो सेठ है, जो धनवान आदमी है, जो उद्योगपति है, अगर वो कोई लॉ स्कूल या लॉ कॉलेज का एक उद्घाटन करता है, उसकी नींव रखता है, तो सोचने की बात है कि क्यों रख रहा है। क्या वो इसलिए रख रहा है कि एक्चुअली में बच्चों को पढ़ाना चाहता है और उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है, उनका मनोबल बढ़ाना चाहता है? अगर ये है तो उनको चुनौती देनी पड़ेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के करिकुलम को। घूम फिर के बात वही आती है जो मैंने इतना बड़ा आपको अभी पहले साल में डिस्कोर्स दिया कि कोर्स करिकुलम क्यों नहीं बदल रहा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3-4 साल पहले बिकॉज ऑफ मशरूमिंग और डिफरेंट लॉ स्कूल इस पे रोक लगा दी कि जी मतलब तबेलों तक में लॉ स्कूल चल रहे थे इस देश में, इतना बुरा हाल था। 2 दिन पहले मैंने खबर पड़ी कि मेरे ख्याल से 150 करोड़ या 1500 करोड़ के निवेश पे बिट्स पिलानी अब अपना एक नया लॉ स्कूल मुंबई में खोल रहा है। उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी कोई बड़े बड़े लोगों को एडवाइजरी बोर्ड पे रख लिया है। इट्स अ गुड स्टेप। माई क्वेश्चन इज अ लिटिल बिगर क्वेश्चन। वी ऑलरेडी हैव लॉ स्कूल्स इन द कंट्री, है ना? वी ऑलरेडी हैव इनफ लॉ स्कूल्स इन महाराष्ट्र ऑल्सो। वी हैव इनफ लॉ स्कूल्स एवरीवेयर। डू वी नीड मोर लॉ स्कूल्स और डू वी नीड टू फर्स्ट रेक्टिफाई द सिस्टम ऑफ लॉ स्कूल विच इज प्रिवेलिंग? तो ये सोचने की बात है ना? एक मैं ये जो कपिल शर्मा जी का शो आता है उसमें मैं यूट्यूब में एक दिन कुछ देख रहा था, बड़ी अच्छी बात हुई और इससे मिलती जुलती बात हुई कि जी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी क्या है। तो उन्होंने बोला जी 2 ही कमियां, एक एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। तो जिस दिन आप इसको बदल देंगे मुझे लगता है कि काफ़ी हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ट्रू। सो दिस ब्रिंग्स मी टू अ मेमोरी। ये थी बात 8 नवंबर 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रात को 8 बजे मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट जो है बंद हो जाएंगे। एंड तुरंत मैं उस समय लॉ स्कूल में 4th ईयर में था, तुरंत उस समय सब जगह हड़कंप मच गया एंड एवरीबडी वाज लाइक कि जल्दी से ये 500 का नोट कहीं चल जाए। एंड देन उसके बाद वो लाइनें लगी थी जहाँ पे हम परेशान हो रहे थे अगले 4-5 दिनों तक कि हमें शायद वो 2000 रुपए का नोट देखने को मिल जाए। मेरा सवाल यहाँ पे ये है सर कि अभी आपका एक मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट दिखा कि इंटर्न इज आस्किंग सर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 2016 नोट बैन इन 2023, व्हाट आर योर थॉट्स? तो लॉयर बोलता है दैट इट्स अ साइन ऑफ चेंजिंग टाइम्स, नाउ आवर केसेस डोंट टेक 20 इयर्स टू डिसाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो डिलेज इन जस्टिस की बात हो रही है विच आई बिलीव वी हैव केटर्ड। दूसरी चीज जो मेरी ये थी सर यहाँ पर कि एक जस्टिस नगरत्नन जी जो हैं उनका माइनॉरिटी जजमेंट आया था, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? क्योंकि क्या आज भी हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ मेजॉरिटी जजमेंट को ही उतना वैल्यू दी जाती है या हमें माइनॉरिटी जजमेंट को भी थोड़ा वैल्यू देना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? कि मैं 2 भाग में आपको उत्तर देता हूँ आदित्य जी। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि नोटबंदी 2016 में हुई, लोगों को परेशानी भी हुई। इसमें कहा गया कि जो ब्लैक नोट्स हैं उस माफिया पे अटैक किया जाएगा। हो सकता है कई हद तक हुआ भी हो। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मेरे पास वो डेटा नहीं है जिसमें मैं कह सकूँ। एक बार आप इस जजमेंट का अध्ययन ज़रूर कर सकते हैं कि क्या ये डेटा कोर्ट के सामने रखा गया कि नहीं, क्योंकि कोर्ट के सामने मूलभूत ये क्वेश्चन था कि क्या सरकार के पास पावर थी ये करने की कि नहीं। इवन जो जजमेंट था सर उसमें यही बोला गया कोर्ट के द्वारा कि हम इस चीज पे नहीं जाएंगे कि इसका इफेक्ट क्या था, इसका कॉस्ट क्या था, हम सिर्फ इस चीज पे जाएंगे कि लीगैलिटी जो थी, जो सेक्शन नंबर 26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग आरबीआई एक्ट का, वो यूज करके किया गया। तो क्या पावर था, क्या वो लेजिटिमेट था? तो इस चीज पे जजमेंट था। तो मुझे वही लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगेन इट बिकम्स एकेडमिक एक्सरसाइज। आपने 5 जजेस को खंडपीठ, जिसको हम कहते हैं संविधान खंडपीठ,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस बैठे हैं, देखिए उनका टाइम बहुत कीमती है, उनके पास बाकी मैटर भी करने के। 16 का जो वाक़या हुआ, अगर आप 23 में जजमेंट देंगे तो कहीं ना कहीं आम तौर पे जब हम आम जनता के साथ बैठते हैं, पड़ोसियों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, बोलते हैं तुम्हारा कोर्ट कर क्या रहा है ना। देखिए कोर्ट सिर्फ वकीलों का कोर्ट नहीं होता, कोर्ट देश का कोर्ट होता है। तो ये एक हास्यास्पद एक चीज़ आ जाती है कि भाई 7 साल कैसे लग गए कोर्ट में, और 16 का जो पीड़ा थी 23 तक आते आते वो लोग भूल जाते हैं। न जाने कितने इलेक्शन हो जाते हैं, कितने तरह के और करेंसीज आ जाती हैं, अब तो 2000 के नोट भी कम दिखते हैं मार्केट में। तो सबसे बड़ी तो इसमें ये बात है कि 16 में अगर हुआ तो उसी टाइम आपने सुमो मोटो लेके इस पर कुछ डिसाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 23 में आप जजमेंट दे रहे हो, पढ़ के उसका होगा क्या, एक लीगैलिटी आपने डिसाइड कर ली, ठीक है, वो डीबी भी कर लेती है ना, आपने माइनॉरिटी जजमेंट भी दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि दीज जजमेंट्स हैव टू कम इनटू इफेक्ट एट द टाइम व्हेन एन एक्ट इज हैपनिंग, है ना। एक्ट के 10 साल के बाद, एक दशक के बाद नहीं फर्क पड़ता। तो जो मैंने पोस्ट भी लिखी इंटर्नल लॉयर वाली, उसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, पर उसका मकसद है आपकी सोच को चोट पहुंचाना, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ऐसा होना चाहिए। माइनॉरिटी मेजॉरिटी की तो सेकेंडरी बात है, देश की जनता दुखी थी, लाइन में लग रही थी, कई लोग फेंट हुए, कुछ खबरें आई कि लोगों की डेथ हो गई, बहुत तरह की चीज़ें हुई। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप जब भी सरकार ले, ठीक है, हो सकता है सरकार के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट कहता है पावर है उसके पास, लेकिन 7 साल क्यों लग गए आपको इस चीज़ को डिसाइड करने में जो 2016 में घटित हुई, सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है। और दूसरा मैंने ये भी उसमें दिया कि जो मूंगफली भी मैंने दिखा रखी है वो डाल के, उसका ये हास्यास्पद मतलब है कि अब तो ये चने मुरमुरे की काम आ रही है ना ये चीज़, तो क्या इस जजमेंट की वैल्यू भी चने मुरमुरे की तरह हो गई है, ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है। देखिए हमारा देश 1 अरब लोगों का देश है ना। जब मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होता, वो देश भर में उस भूकंप की लहरें पाई जाती हैं, है ना। कई बार बहुत इफेक्टिव जजमेंट्स हमारे कोर्ट पास करते हैं, तो देश दुनिया में लोग उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है टाइम बाउंड होनी चाहिए, इसमें हर इंसान का हक देखा जाना चाहिए। बात सिर्फ सरकार की नहीं है, बात डेमोक्रेसी की है कि क्या डेमोक्रेसी में लोगों को पीड़ा हुई, अगर हुई तो उसका लॉजिक क्या था। दूसरा डेटा पे आपने क्यों नहीं बात की, कितने नोट गए कितने नोट आए किसी को नहीं पता आज तक। बैंक्स में लोगों ने कितने नोट जमा किए, आपने बोल दिया आप नकद लाइए ले जाइए, एक टाइम पे आप 2000 ही विड्रॉ कर सकते हैं। ये इट वॉज मतलब ह्यूज एक्सरसाइज, बट उस एक्सरसाइज का मापदंड क्या है। नकली नोट आज भी छप रहे हैं, नकली नोट आज भी लोग छाप रहे हैं, आज भी केस होते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे डंका बजाते हैं नकली नोट देश में बंद हो जाएंगे, तो देखिए इसलिए बंद नहीं होते कि क्राइम ना जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन अब तक खत्म नहीं होगा, लोग मकसद ढूंढ लेते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आज तो और अच्छे हाईफाई प्रिंटर हैं जिस पर आप नोटों को आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। अभी एक ये सीरीज़ भी आई है फर्जी आपकी प्राइम पे, है ना। तो जब ऐसी सीरीज़ आती है छपती है तो लोगों को एक तो मौका मिल जाता है देखने का, समझने का, और फिर से वो करने का जो शायद ना करना चाहे। तो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक हैव टू बी लुक्ड कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड आई थिंक कोर्ट्स हैव टू बी रियली फास्ट। मतलब आई थिंक वी आर इन 2023 गोइंग फॉरवर्ड, वी शुड नॉट बी गिवन एक्सक्यूज टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि लुक आइदर वी आर लैकडाइजिकल और वी आर टू स्लो, वी हैव टू कैच अप। सरकार कोई कानून बनाती है, एनजीएसी बना आपने स्क्रैप कर दिया तुरंत, तो जब नोटबंदी हुई तो उसमें तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सीधा सवाल है। इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, कोई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान जरूर दे दे इसको। सर तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज होती है उन पे अपना से जरूर रखते हैं, बट एट द सेम टाइम सर के कुछ लिंक्डइन पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को मोटिवेट भी बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इंटर्न ने जो आपका पोस्ट है उसमें इंटर्न पूछ रहा है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिलीव इन योरसेल्फ, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो लॉयर कहते हैं नेवर इज द टाइम टू डाउट योरसेल्फ। सो दैट वाज अ ग्रेट लाइन। सो विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो यूथ आपको अभी देख रहा है इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, हमारे समाज को सर्व करना चाहते हैं। एंड जो सारा कॉन्वर्जेशन हमने किया जहां पर आपने ये भी बताया कि एजुकेशन जो है वो इसलिए है हमारे हिंदुस्तान में शायद ताकि वो दूसरों के लिए पैसा कमाना सिखाया जाता है, तो किस तरीके से हम उस चीज को चेंज करके ऑल्टर करके जो हमारा यूथ है वो इस एजुकेशन का यूज कर सकता है समाज में कुछ बड़ा करने के लिए और सोशल सर्विस के लिए। सर देखिए मैं समझता हूँ कि हमारा यूथ ऑलरेडी बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है, बहुत एंटरप्राइजिंग है। उसके लिए उनको मेरी तरफ से मुझे लगता नहीं कि प्रोत्साहन की आवश्यकता है, क्योंकि इतने बच्चे इतने लेवल पे इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आपने बताया आप जबलपुर से हैं, आज आप दिल्ली एनसीआर में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रेरणा हमारे देश के कोने कोने में बसी हुई है, उसको बस एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है ना। गाइडेंस मिलेगी तो अपने आप मोटिवेशन आ जाती है, मोटिवेशन आती है तो देश तरक्की करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सिर्फ दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, और जितने आपको उत्तर दिए उसके संदर्भ में भी दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियाँ मैं समझता हूँ काफ़ी लाजमी बैठती हैं। वो इस तरह से हैं कि कोशिश ये है कि हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही,
पर ये आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। कोशिश ये है कि अपने अंदर की जो आपकी आग है उसको निरंतर जगाए रखें। वो एक ऐसी ज्वाला है जो देश को आगे बढ़ाएगी, दुनिया को आगे बढ़ाएगी, लोगों को सचेत करेगी। और कहते हैं ना, कई कई बार होता है कि हम कहते हैं चिराग चिराग तले अंधेरा कहते हैं। चिराग को अपनी रोशनी का इल्म नहीं होता और वो सोचता है मेरे नीचे तो इतना अंधेरा है, जबकि प्रज्वलित वही कर रहा है। तो हर, मैं समझता हूँ इस देश के नागरिक में वो ज्योति है, वो ज्वाला है जिससे वो देश को प्रज्वलित कर सकता है। सो तो जैसा कि सर ने आपको अभी बताया कि आपको अपने अंदर जो है वो ज्वाला को हमेशा जलते रखना है। एंड यहाँ पर सर ने एक एग्जाम्पल दिया चिराग का, तो मैं भी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कस्तूरी मृग का, जो पूरे जंगल में भागता है एक खुशबू के लिए कि ये खुशबू आ कहां से रही है, बट उसको पता नहीं होता है वो खुशबू उसके अंदर ही बसी होती है। तो ऐसे ही आप सभी के अंदर एक वो चीज है जिसको अगर आप पहचान लेते हैं, आप इस दुनिया में अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने देश का नाम बहुत रोशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। माय नेम इज आदित्य राय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग और इसी तरह मोटिवेट होते रहें और अपना, अपने माता पिता का, समाज का नाम जो है वो रोशन करते रहें। थैंक यू।